नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं सुनीता राजन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने बहुजन चैनल सुनीता राजन ऑफिशियल पर। दोस्तों, आप सभी ने अपनी स्कूलिंग लाइफ में पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक में। जरा सोचिए, अगर भारत के इतिहास में 1932 का पूना पैक्ट ना हुआ होता तो क्या आज हमारे देश में आरक्षण होता? अगर उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता ना हुआ होता तो आज भारत का सामाजिक और राजनीतिक नक्शा कैसा होता? क्या दलित समाज की आवाज संसद तक पहुंच पाती या फिर हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाता अलग अलग टुकड़ों में? 1932 का पूना पैक्ट सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को तय करने वाला एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलित समाज के लिए असली राजनीतिक ताकत चाहते थे, और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जो इसका घोर विरोध कर रहे थे। दोनों बड़े नेताओं के बीच हुआ ये टकराव और फिर हुआ समझौता पूना पैक्ट, जिसने भारत की राजनीति और समाज का फ्यूचर तय कर दिया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये पैक्ट कब, क्यों और कैसे हुआ, और इसका असर भारत पर क्या पड़ा, अच्छा भी और बुरा भी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास ही नहीं है, ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स और पीपल की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड नाम का एक प्रपोजल दिया, जिसके तहत अलग अलग कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस और डिप्रेस्ड क्लासेज यानी दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का प्लान था। इसका मतलब दलित समाज के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते और उनकी सीटें बाकी हिंदुओं से अलग होती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये फैसला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये दलित्स को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आवाज़ देता। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्हें ऐसा लगा कि हिंदू समाज ऐसे बंट जाएगा, और गांधी जी ने इसके विरोध में फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ पूना पैक्ट का सफर। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनल अवार्ड क्या था। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहली बार राउंड टेबल पर डिप्रेस्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति वहां गया था, और वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहां बाबा साहब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड और उनकी बाकी टीम को बताया कि कैसे इंडिया में जातियों के आधार पर समाज बटा हुआ है, और जो सबसे निचला तबका है उसको यह लोग अछूत कहते हैं, उसे छूते तक नहीं हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उन पर कई तरह के शोषण होते हैं और उन्हें कई अधिकारों से वंचित रखा जाता है। बाबा साहब ने भारतीय समाज में हो रहे अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन की सारी बातें उन्हें बताई। बाबा साहब की इस बात से नाराज कांग्रेस और गांधी जी भारत में ये प्रचार किए कि भीमराव अंबेडकर देशद्रोही का काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अंग्रेजों को यह समझाने में कामयाब हुए कि जिस तरह से आप मुसलमानों को, सिखों को और बाकी अल्पसंख्यक को अलग से गिनते हैं, उसी तरह डिप्रेस क्लास को भी हिंदुओं से अलग गिना जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है, बहुत गैर बराबरी होती है, इसलिए आप उन्हें अलग से गिने। बाबा साहब द्वारा दिए गए दलील और लॉजिक से ब्रिटिश प्रधानमंत्री सहमत हुए और 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसमें ये कहा गया कि मुसलमान और सिखों की तरह ही अछूत समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय माना जाएगा, और उन्हें माइनॉरिटी ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और उन्हें कुछ खास तरह के अधिकार भी दिए जाएंगे। कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की गई कि भारत में संवैधानिक सुधार के तौर पर जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, जिसके तहत वो अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे, और वोट भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही देंगे अपने समुदाय से चुने व्यक्ति को। इससे दलित समाज को ये फायदा होता कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा वही उम्मीदवार हो सकता है, बाकी कोई उम्मीदवार नहीं होगा, और उस उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का होगा। इससे वो उम्मीदवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के हित में काम करने के लिए मजबूर होता, वो किसी और पार्टी का हिमायती नहीं होता। इसे ही कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। और दूसरा अधिकार था 2 मत देने का, यानी कि ड्यूल इलेक्टोरल सिस्टम। आसान भाषा में समझे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपने समाज से ही चुने गए व्यक्ति को तो वोट देंगे ही,
साथ ही उस एरिया से जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार उनके पास होता। इससे फ़ायदा ये होता कि जो डिप्रेस्ड क्लास से व्यक्ति चुना जाता और डिप्रेस्ड क्लास का होने के कारण पूरी तरह उनके प्रति डेडिकेटेड होता, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही सिर्फ उससे वोट देकर जिताते, इसलिए वो उनके एजुकेशन, जॉब और उनके हित में होने वाले कामों को पूरी डेडिकेशन से करता। दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट भी डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए काम करता, क्योंकि उसकी जीत भी डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के वोट पर डिपेंड रहती। ये बहुत बड़ी बात थी जो कम्युनल अवार्ड के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई थी। ये घटना भारतीय इतिहास के लिए बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन गांधी जी ने इसका घोर विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कई पत्र भी लिखे, लेकिन बाबा साहब के तर्क में इतनी सख्ती और सच्चाई थी कि गांधी जी की बात को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। बाबा साहब के ऊपर भी गांधी जी ने कई बार दबाव बनाया, लेकिन जब बाबा साहब नहीं माने तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे के नर्मदा जेल में अनशन पर बैठ गए और फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने अनशन शुरू किया, पूरे देश में टेंशन बढ़ गया। एक तरफ गांधी जी की जान दांव पर थी, दूसरी तरफ अंबेडकर जी की मांगे भी सही थी, लेकिन बाबा साहब को धमकी दी गई कि अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो अपर कास्ट के लोग उनके डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को मार देंगे, दंगे करवाएंगे और उनके घर को जला देंगे। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को नर्मदा जेल में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ। इस पैक्ट में तय हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, लेकिन डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट दी जाएगी। पहले ब्रिटिश प्लान में दलित्स को 71 सीट्स दी गई थी, लेकिन पूना पैक्ट में सीट्स बढ़ाकर 148 कर दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी 18% सीट्स डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व होगी। साथ ही ये भी तय हुआ कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए एडुकेट सेफ गार्ड्स लिए जाएंगे। पूना पैक्ट से अंबेडकर जी को मिला रिजर्वेशन, और वो भी ज़्यादा सीटों के साथ। सवाल ये आता है कि इसका असर क्या पड़ा भारत पर। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखें तो डिप्रेस्ड क्लास को पहली बार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। रिजर्वेशन सिस्टम की नींव यहीं से रखी गई। गांधी और अंबेडकर दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करके नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा। फ्यूचर में ये रिजर्वेशन संविधान में SC ST के लिए आरक्षण का बेस बना, और इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया खारिज होने से दलित्स को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं मिल पाई। गांधी जी की मोरल अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अंबेडकर जी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आज भी कई स्कॉलर्स मानते हैं कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो दलित पॉलिटिक्स और भी पावरफुल होती। अंबेडकर जी खुद बाद में कहने लगे थे कि उन्होंने दबाव में आकर ये पैक्ट साइन किया। बाबा साहब कहते थे कि गांधी कोई महात्मा नहीं है, बल्कि वो एक सातिर राजनेता हैं। मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिला होता तो दलित समाज को इससे क्या फ़ायदा होता। दलितों को अपर कास्ट के सपोर्ट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। उनके द्वारा चुने हुए लीडर सीधे कम्युनिटी की प्रॉब्लम संसद और विधानसभा में उठाते। आज रिजर्वेशन सीट्स में भी अक्सर दलित लीडर अपर कास्ट पार्टीज के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में दलित लीडर सिर्फ अपने कम्युनिटी के वोट से जीतते और ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा बोल्ड होते। दलित कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन सकती थी। अंबेडकर जी का विजन था कि दलित समाज सिर्फ सोशल रिफॉर्म से नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर से एम्पावर होगा, और सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हें वो अस्थायी शक्ति देता। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो दलित समाज की अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होती। पूना पैक्ट के बाद जो सिस्टम बना, दलितों को रिप्रेजेंटेशन तो मिला लेकिन फुल इंडिपेंडेंस नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलते तो आज भारत का समाज और राजनीति कैसा होता? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।